जय जिनेन्द्र छात्राओं। अध्याय 13 ध्वनि भाग 2। पिछले भाग में हमने जाना था कि कंपित वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कंपन हमें दिखाई दे सकते हैं अथवा नहीं दिखाई दे सकते हैं। मनुष्यों में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, साथ ही हमने जाना कि वाक्तंतु कैसे कार्य करते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है, साथ ही ध्वनि को आप कैसे सुन पाते हैं। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनि सुन सकते हैं? अर्थात श्रव्य व अश्रव्य ध्वनियां क्या कहलाती है? शोर व संगीत में क्या अंतर है? चलो देखते हैं। यदि हम घंटी बजाते हैं तो ध्वनि अपने चारों ओर मौजूद कणों को कंपायमान यानी वाइब्रेट करती है। देखो बच्चों, ये कण अभी तक विराम में थे, है ना? ये हिल नहीं रहे थे, पर कंपायमान होते ही ये कण हिल गए यानी विस्थापित हो गए। विस्थापित होने से ये अपने पास के कणों पर बल लगाते हैं, जिससे वे भी विस्थापित हो जाते हैं। ऐसा तब तक होते रहता है जब तक ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। इस प्रकार ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। बच्चों, हमने पिछले भाग में जाना था कि कंपायमान होती हुई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। तो जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह वस्तु आगे पीछे होती है। आगे पीछे होने से इसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी संपीड़न और विरलन यानी रिलैक्सेशन उत्पन्न होता है। ये संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी यानी सीरीज बन जाती है। अर्थात कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है और इसी संपीड़न और विरलन के द्वारा ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव उत्पन्न होती है। समझा? अच्छा बच्चों, बताओ, यदि आपकी माँ आपको आवाज देती है तो ध्वनि आपके पास तक कैसे पहुँचती है? क्या ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? देखते हैं। जल्दी से दौड़कर अपने घर के किसी भी व्यक्ति को लेकर आप लकड़ी या धातु की मेज के पास जाओ। मेज के एक सिरे पर आप अपने कान को रखो और दूसरे सिरे पर आपके साथी को मेज को खरोंचने को कहो। क्या आपको ध्वनि सुनाई पड़ती है? आप ध्वनि सुन पाते हैं। अर्थात इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। लकड़ी या धातु क्या है? लकड़ी या धातु तो ठोस यानी सॉलिड है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्वनि ठोस यानी सॉलिड में संचरण कर सकती है। बच्चों, इस चित्र को देखिए और मनोरंजक क्रिया के द्वारा आप इसे करके देखो कि क्या ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। Hello, this is Agent Y. Who are you? Over. I am Agent X. What is the mission? Over. आपने ये खेल निश्चित बचपन में खेले होंगे। ध्वनि ठोस यानी सॉलिड में संचरित होती है। क्रियाकलाप 13.9 के अलावा अन्य और प्रयोग आप करके देखो, आपको इसे करने में आनंद आएगा। बच्चों, क्या ठोस की तरह ध्वनि द्रवों यानी लिक्विड्स में भी संचरित होती है क्या? चलिए देखते हैं। बाल्टी या स्नान टब में साफ जल भरो और एक छोटी घंटी से ध्वनि उत्पन्न करो। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी से रखो कि जल आपके कान में न जाए। क्या आप आवाज सुन पाते हैं? हाँ, अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्वनि द्रवों यानी लिक्विड्स में भी संचरण करती है। यदि आपके पास घंटी न हो तो आप 2 ग्लासों को पीटकर भी आवाज सुन सकते हैं, है ना? बच्चों, जब आपके पास ठोस और द्रव दोनों ही न हो और दूर से आपको कोई आवाज दे रहा हो तो ध्वनि के संचरण का माध्यम क्या होगा? सोचो जरा। बिल्कुल ठीक सोचा। ध्वनि के संचरण का माध्यम वायु यानी एयर वह होगा। बच्चों, ध्वनि वायु, द्रव तथा ठोस द्वारा संचरित होती है। यह सिद्ध करते हुए आप प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण सोचकर क्रियाकलाप करो और उसका चलचित्र बनाकर हमें भेजो। बच्चों, क्या ऐसा भी कोई स्थान है जहाँ न द्रव, न ठोस और न ही वायु हो, यानी न लिक्विड, न सॉलिड, न गैस? देखें, एक खाली ग्लास में भ्रमणवाश यानी मोबाइल रखो और किसी को उस पर फोन करने को कहो। क्या आप आवाज को सुन पाते हैं? हाँ, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, है ना? अब ऐसा करो, ग्लास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़ लो। अब आप अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखो और इसमें से वायु को खींचना शुरू करो। अब आप पुनः फोन करने को कहिए। ग्लास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते जाओ और घंटी की आवाज को सुनो। क्या ग्लास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? सोचिए, ग्लास में वायु की मात्रा कम होने और मोबाइल की घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है क्या? अब आप ग्लास को मुंह से हटाओ
क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो गई? बच्चों, क्या आप जानते हैं यदि आप ग्लास से सारी वायु खींच लेते हैं तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। अर्थात यहाँ ध्वनि को संचरण यानी एक जगह से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलता है। इससे हम कह सकते हैं कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब ग्लास में वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो ग्लास में निर्वात यानी वैक्यूम उत्पन्न होता है, और वैक्यूम वही स्थान है जहां न तो वायु है, न ठोस है और न ही द्रव। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि वायु, ठोस और द्रव में संचरित होती है, निर्वात यानी वैक्यूम में नहीं। बच्चों, अब आप इन मजेदार क्रियाओं को करो और स्वयं अनुभव करो। दरवाजे के एक ओर किसी को खड़ा करो और उसे खरोचने को कहो। दूसरी ओर से आप सुनो। इसी प्रकार दीवार के एक ओर से आप दीवार को आघात करो और दूसरी ओर से सुनो। किसी कमरे से आवाज लगाओ और दूसरे कमरे से सुनने का प्रयास करो। ऐसे ही किसी कमरे से आवाज लगाओ और 2-3 कमरे दूर से सुनो। दोनों आवाजों की तुलना करो, दोनों में क्या अंतर है? चलो, अब आप बताओ कि आप ध्वनि कैसे सुन पाते हैं? बताओ। आप कहेंगे कान से। बिल्कुल ठीक। तो अब हम समझेंगे कान की संरचना और सुनने में कान हमारी मदद कैसे करता है। मानव कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, माध्य कर्ण और आंतर कर्ण। देखो, कुछ ऐसा ही हमारे कान में होता है। एक मनुष्य के कान में एक कर्णपटल यानी ईयर ड्रम होती है जो डायफ्राम के रूप में काम करती है। हम एक कर्णपटल को एक तानित रबड़ की तरह मान सकते हैं। जब ध्वनि ईयर कैनाल में प्रवेश करती है तो यह ईयर ड्रम से टकराती है, जिसके कारण ये वाइब्रेट यानी कंपित होने लगती है। ये वाइब्रेशन फिर कान के आंतर हिस्से में स्थानांतरित हो जाती है। इस हिस्से को हम कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया से ये नर्व के द्वारा मस्तिष्क को सूचना भेजती है। इस तरह से मनुष्य का कान काम करता है, जिससे हम ध्वनि सुन सकते हैं। छात्राओं, एक बात का और ध्यान रखें, हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटल को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। अब हम जानेंगे कि कर्णपटल यानी ईयर ड्रम कैसे कार्य करता है। क्रियाकलाप 13.10। एक प्लास्टिक या टीन का डिब्बा लो। इसके दोनों किनारों यानी सिरों को अलग कर दो। एक सिरे में रबड़ के गुब्बारे को खींचकर कसकर लगा दो और इस पर कुछ थर्मोकोल या अन्य के दाने रख दो। दूसरी ओर से आप किसी को कुछ बोलने के लिए कहो। देखो, ये थर्मोकोल या अन्य के दानों का क्या होता है? क्या ये ऊपर नीचे उछलने लगते हैं? ये ऐसे क्यों उछलते हैं? ये उछलते हैं क्योंकि वह रबड़ की शीट कंपन करती है। हमारी कर्णपटल भी इसी तरह कार्य करती है। जब कोई आवाज उसमें आती है तो ये भी कंपन करती है। समझे? अर्थात जब ध्वनि हमारे कान में प्रवेश करती है तो यह हमारे कर्णपटल को कंपित करते हैं। ये कंपन आंतर कर्ण यानी इनर ईयर तक छोटी छोटी हड्डियों के द्वारा पहुंचते हैं और इस कंपन द्वारा संकेत हमारे मस्तिष्क तक भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। समझे? पर क्या हम सभी ध्वनियों को सुन सकते हैं? बच्चों, यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 बार कंपन करती है तो उस वस्तु से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज की होती है। इसे हम आगे और गहराई से समझेंगे। जब किसी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है तो मानव कान उसे सुन नहीं सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान संसूचित नहीं कर सकता, और ऐसी ध्वनियां जो सुनाई नहीं देती उन्हें हम अश्रव्य ध्वनि यानी इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं। इसी तरह मनुष्य 1 सेकंड में 20,000 कंपन यानी 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को भी संसूचित नहीं कर सकता। अतः मनुष्य के कर्ण के लिए श्रव्य ध्वनियां ऑडिबल साउंड्स यानी वे ध्वनियां जो वह सुन सकता है उसका परास यानी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का होता है। यानी मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्तियों की ध्वनियों को सुन सकता है, न उससे कम और न उससे ज्यादा की ध्वनि को सुन सकता है। क्या आपको पता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और बीमारियों के निदान के लिए उपयोग होने वाली पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर काम करता है। क्या आपको कभी पराश्रव्य ध्वनि सुनाई दी? नहीं ना, है ना? इस प्रकार ध्वनि कितने प्रकार की हुई? श्रव्य
तथा अश्रव्य ध्वनि यानी ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ठीक है बच्चों, एक बात और, मनुष्य के अलावा कुछ जंतु ऐसे हैं जो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ता। पुलिस ऐसी सीटियों का उपयोग करती है जिसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी उच्च होती है, जो हम मनुष्य नहीं सुन सकते पर ये कुत्ते सुन सकते हैं। इसीलिए पुलिस इनका उपयोग करके अपनी मदद करती है। ठीक, चलो जरा अब आने वाली इस ध्वनि को सुनो। बताओ, क्या ये ध्वनि आपको सुखद लगती है? सुनने में अच्छा लगा? नहीं ना? तो जो ध्वनियां हमें सुनने में अप्रिय लगती है उन ध्वनियों को हम शोर यानी नॉइस कहते हैं। अब फिर से सुनो। ये ध्वनि आपको कैसे लगी? तो वह ध्वनि जो कानों को सुखद लगती है या हमें आनंद देती है, वे सुस्वर ध्वनि यानी म्यूजिकल साउंड है। ये संगीत है। पर जब संगीत अधिक प्रबल यानी लाउड हो जाए तो क्या ये संगीत रहेगा? विचार करो। तो इस प्रकार हमने जाना कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान में संचरण करने के लिए किसी माध्यम जैसे ठोस द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम में संचरण नहीं करती है। मानव कर्ण की संरचना कैसी है? हमने जाना कि कर्णपटल की क्रियाविधि कैसी है। साथ ही ध्वनियां श्रव्य व अश्रव्य होती हैं। सुखद ध्वनि संगीत व अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है ना? पाठ को पुस्तक से ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। जय जिनेंद्र।